मेरा क्या कसूर 103, 104 एपिसोड। अगली सुबह मोनिका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट की थी जिसमें उसने लिखी थी, हेलो दोस्तों, मैं इस समय काफी ज्यादा परेशान और उदास हूँ क्योंकि मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली और ऊपर से मेरी बेटी से भी मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे स्थिति में क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऊपर से मेरे पति की दूसरी वाइफ जो खुद ही एक औरत होकर मेरा दर्द नहीं समझ रही है, वो मुझे मेरे ही बच्चों से दूर कर रही है। मेरे बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी वो मुझे मेरे बच्चों से नहीं मिलने दे रही हैं। ऐसे में मैं क्या करूं मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। प्लीज आप सभी मेरी मदद कीजिए। आप सभी कोई रास्ता निकालो जिससे मैं अपने पति और बच्चों को वापस पा सकूं और वो औरत मेरे घर से चली जाए। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसे कोई कंपटीशन के लिए बोलना चाहिए ताकि मैं अपने पति के सामने प्रूव कर सकूं मैं उस औरत से हर हाल में बेटर हूं और जिसमें वो अगर हारती है तो वो खुद ही उन्हें छोड़कर चली जाए। वैसे भी वो औरत कहीं से कहीं तक मेरे पति के काबिल नहीं है क्योंकि वो कोई गांव की कम पढ़ी लिखी लड़की है जो बस मेरे पति के साथ उनके पैसों के लिए है। बोल वो बहुत सारी रोने वाली इमोजी डालती है। उसने इतना बड़ा लंबा और चौड़ा लिखी होती हैं, जिसे पढ़कर उसके सभी फैंस उसे सपोर्ट करने लगते हैं और कमेंट में लिखने लगते हैं, क्या गांव की कोई लड़की वो भी कम पढ़ी लिखी एक ऐसी लड़की से शादी कर लिया? मोनिका के पति ने उसे तो किसी भी चीज की कोई जानकारी नहीं होगी, न ही वो बच्चों का अच्छे से ख्याल रख सकती हैं। ऐसी लड़की को तो छोड़ देना चाहिए और मोनिका जैसी ही अच्छी लड़की को वापस अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना चाहिए। तो बहुत से लोग आदर्श को यही बोल रहे होते हैं, वो नियति को छोड़ वापस मोनिका को ही अपनी जिंदगी में शामिल कर ले। उन सारे कमेंट को पढ़कर मोनिका काफी ज्यादा खुश हो रही होती हैं। तो वही दूसरी तरफ नियति पूजा कर और सबके लिए नाश्ता बनाकर अपने रूम में जाती हैं आदर्श को बुलाने के लिए, क्योंकि आदर्श अभी तक नीचे आया नहीं था। ये देख नियति खुद ही उसे बुलाने ऊपर जाती है। जब नियति कमरे में आती है तो उसे आदर्श कहीं भी नहीं दिखता है। ये देख वो खुद से ही बोली, ये आदर्श जी कहाँ चले गए, दिख नहीं रहे। बोल वो बाथरूम की तरफ देखती हैं जहाँ से पानी की आवाज आ रही होती है। ये देख वो दरवाजे के पास जाकर बोली, आदर्श जी क्या आप अंदर हो? नियति की आवाज सुन आदर्श बोला, हाँ नियति मैं अंदर हूँ। जिसे सुन नियति बोली, ठीक है आदर्श जी, आप जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाना, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा और एक बार खाना ठंडा हुआ तो हम बता रहे हैं आदर्श जी, हम खाना गर्म नहीं करने वाले हैं। बोल वो अपना मुंह बना लेती हैं और उसकी बात सुन आदर्श भी बस मुस्कुरा देता है। तभी आदर्श का फोन रिंग करता है। ये देख नियति उसे आवाज लगाकर बोली, आदर्श जी आपका फोन बज रहा है, आप जल्दी से आकर उठा लेना, हम जा रहे हैं। बोल वो जाने लगती हैं। तो आदर्श बोला, नियति तुम उठाकर बात क्यों नहीं कर लेती? किसका कॉल है? मैं अभी आया, बस 2 मिनट में। उसकी बात सुन नियति बोली, नहीं नहीं आदर्श जी, हम आपका फोन नहीं उठा सकते, क्या पता किसका फोन हो और अगर कोई जरूरी कॉल हुआ तो। इस पर आदर्श बोला, इसीलिए बोल रहा हूँ, तुम उठा लो ना। आदर्श की बात सुन नियति बोली, हो सकता है कोई जरूरी कॉल हुआ और हमने नहीं उठाए तो सामने वाला ये ना समझे हमारे पति घमंडी हो गए इसलिए उन्होंने फोन नहीं उठा। बोल वो जैसे ही फोन के तरफ जाती फोन कट दूसरी बार बजने लगता है। ये देख नियति बोली, अब तो हमें पक्का यकीन हो गया है, जरूर कोई जरूरी कॉल ही होगा। बोल वो मोबाइल उठा कर देखती हैं तो उसमें वीर नाम शो हो रहा था। ये देख नियति मुस्कुराकर फोन उठा लेती हैं और वो कुछ भी बोल पाती उससे पहले ही दूसरी तरफ से वीर बोला, क्या कर रहा है भाई? उद्धरण चिन्ह। तुझे पता भी है वो मोनिका क्या कर रही है? वो सोशल मीडिया में तुझे और नियति भाभी को लेकर क्या क्या पोस्ट कर रही है। बोल वो सारी बातों को बोल देता है और उसकी बातें सुन नियति के हाथों से फोन छूटकर नीचे गिर जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक उसी समय आदर्श बाथरूम का दरवाजा खोल बाहर निकलता है और इससे पहले आदर्श कुछ भी बोल पाता नियति दौड़कर आदर्श के पास जाती हैं और आदर्श कुछ भी समझ या बोल पाता उससे पहले ही नियति उसके सीने से लग उसे जोर हग कर लेती हैं और उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगते। जब आदर्श नियति को ऐसे देखता है
तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता नियति को अचानक से क्या हो गया और वो रो क्यों रही है, मगर नियति को ऐसे रोते देख आदर्श को अपने अंदर कुछ टूटता सा महसूस होता है, जिस कारण उसे अपने सीने में काफी तेज दर्द महसूस होने लगता है। और नियति को रोते हुए देख बोला, क्या हुआ नियति, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा या तुम कहीं गिर गई, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? बोलते हुए उसकी आवाज में चिंता साफ दिखाई दे रही होती है, जिसे महसूस कर नियति रोते हुए ही अपने मोटे मोटे आंसू बहाकर बोली, नहीं आदर्श जी नहीं, हम कहीं पर नहीं गिरे, ना ही हमें कोई चोट आई। बोल वो शांत हो जाती है और उसे ऐसे शांत होकर रोते देख आदर्श बोला, तो क्या बात है नियति, तुम बताओ मुझे, जब तक तुम बताओगी नहीं मुझे पता कैसे चलेगा? बोल वो उसके बालों को प्यार से सहलाने लगता है। ये देख नियति रोते हुए ही बोली, आदर्श जी वीर भैया का फोन आया था और उन्होंने मुझे सब बता दिया जो आप मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। क्यों आदर्श जी, क्यों आपने कल हमें ये बात क्यों नहीं बताई? क्यों आपने हमसे ये बात छुपाई? क्यों आदर्श जी, क्यों? वो औरत हमें आपसे और हमारे बच्चों से दूर करने की प्लानिंग कर रही है और हम पागल इन सब बातों से बिल्कुल अनजान यहाँ शांति से बैठे खुश हो रहे हैं। बोल वो जोर से रोने लगती हैं और उसे ऐसे रोते देख आदर्श उसे शांत करवाते हुए बोला, शांत हो जाओ नियति, शांत हो जाओ, वो औरत जो चाहे वो करके, पर मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ना ही मैं उसकी किसी भी बातों में आने वाला हूँ। बोल वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता है, पर नियति उससे दूर होने की जगह उसे और भी ज्यादा कसकर अपने गले लगा बोली, नहीं आदर्श जी, आप हमें खुद से दूर मत करो। हम आपसे दूर नहीं हो सकते, हम बिल्कुल भी आपसे दूर नहीं जा सकते, अगर हम आपसे दूर हुए तो हम जी नहीं पाएंगे। आदर्श जी, हमें खुद से दूर मत कीजिए। बोल वो जोरों से रोने लगती हैं और उसके सारे आंसू सीधे आदर्श के सीने पर ही गिरते हैं, जिस कारण आदर्श को अपने अंदर काफी ज्यादा बेचैनी महसूस होने लगती है और अपनी प्यारी नियति की आंखों में आंसू देख उसका खून खौलने लगता है और उसे मोनिका पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इतना कि अगर मोनिका उसके सामने होती तो वो अभी ही उसकी जान ले लेता। पर वो खुद को संभाल कर बोला, नहीं नियति, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर रहा, इनफैक्ट मैं तो खुद तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तो मैं तुम्हें कैसे खुद से दूर कर सकता हूँ? वो तो मेरा टोबेल, अभी वो बोल ही रहा था, तभी उसकी बात बीच में ही काट नियति बोली, आदर्श जी, हम उस औरत को छोड़ेंगे नहीं, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई आपको हमसे दूर करने के बारे में सोचने की? भी आप हमारे हो आदर्श जी, आप बस हमारे हो और हम आपको किसी के लिए भी नहीं छोड़ सकते। उद्धरण चिन्ह। और जो भी आपको हमसे दूर करने की कोशिश करेगा, हम उस इंसान की जान ले लेंगे आदर्श जी, हम सच में उसकी जान ले लेंगे। बोल वो और भी तेज रोने लगती हैं, इतनी कि उसकी नाक भी बहने लगती हैं, जिसे वो आदर्श के सीने पर ही अपनी नाक रगड़कर पोंछ रही होती हैं। और आदर्श उसे कुछ बोलता भी नहीं है। तभी आदर्श नियति से बोला, नियति, में टोबेल गिर गया है, दूर हटो मुझसे। बोल वो उसे दूर करने की कोशिश करने लगता है, पर नियति उससे दूर होने की जगह उससे चिपक कर ही बोली, नहीं आदर्श जी, हम आपसे दूर नहीं होंगे, हमें सब पता है, आप हमें दूर कर उस चुड़ैल के पास जाना चाहते हो। हम बोल रहे हैं, आदर्श जी, अगर आपने ऐसा सोचा भी ना तो हम आपकी उस चुड़ैल बीबी की जान ले लेंगे और फिर आपको एक कमरे में कैद कर रख देंगे। फिर आप हमें छोड़कर कहीं भी नहीं जा पाओगे। नियति की बात सुन आदर्श अपने सर पर अपना एक हाथ रख बोला, नियति, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्यार करता है, और तुमने ही तो कहा था ना, मुझे देखने का, छूने का, प्यार करने का और महसूस करने का सारा हक तुम्हें है। तो तुम ये बात कैसे भूल गई? मैं सच में तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा ही हूँ। तुम बोलो तो मैं तुम्हें अभी ये साबित करके भी दिखा सकता हूँ। और मैंने तुमसे ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि मुझे पता था, जब तुम्हें ये पता चलेगा तब तुम परेशान हो जाओगी, और मैं अपनी नियति को बिल्कुल भी परेशान नहीं देख सकता। और मैं बस सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ, ताकि मैं उसे उसकी सही जगह दिखा सकूं। पर तुम पहले दूर तो हटो नियति, मेरा टोबेल गिर गया है और मैंने सच में अंदर कुछ भी नहीं पहना है, और अगर किसी ने मुझे ऐसे देख लिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, समझो मेरी माँ, और दूर हटो मुझसे। बोल वो अपना मासूम सा फेस बना लेता है, वही उसके मुंह से अपने लिए माँ शब्द सुन नियति को गुस्सा आ जाता है
और वो गुस्से में आकर आदर्श के सीने पर एक मुक्का मार बोली, ये क्या है आदर्श जी, हमने आपसे कितनी बार कहा है आप हमें मेरी माँ मत बोला कीजिए, आपको पता नहीं क्या हम आपकी माँ नहीं बीबी है। और बीबी को माँ नहीं बोला जाता, पर आप हो हमारी बात ही नहीं सुनते। आप ना हमें बस परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ते, बोल वो गुस्से में उसे देखने लगती हैं। तो आदर्श अपने सर पर हाथ मार बोला, गलती हो गई नियति, जो मैंने तुम्हें मेरी माँ बोल दिया, अब तो तुम मुझे माफ करो। और ये क्या तुमने अपनी सारी नाक मुझे ही लगा दी, अब मुझे फिर से नहाना होगा, बोल वो उसे ही घूर कर देखने लगता है। इस पर नियति मासूम सा फेस बना बोली, हाँ तो रोते हुए आ गई हमारी नाक, इसमें ऐसे घूरने वाली क्या बात है? क्या आपकी नाक कभी नहीं आती क्या जो आप हमें ऐसे बोल रहे हो, बोल वो अपना मुंह फुला लेती हैं। 104 एपिसोड। नियति गुस्से में अपना मुंह फुला लेती हैं। ये देख आदर्श बोला, नियति प्लीज यार मुझसे दूर हटो, मेरा टोवेल सच में नीचे गिर गया और मैंने कुछ भी नहीं पहना, नहीं तो तुम ही बोलोगी मैं पूरे कमरे में ऐसे ही नंगा घूम रहा हूँ, जैसा तुमने पिछली बार कहा था, बोल वो बेचारा सा फेस बना लेता है। जिसे देख नियति बोली, हमें सब पता है, ये बस आपका हमें खुद से दूर करने का बहाना है। हम सब जानते हैं, बोल वो उससे दूर होकर उसे देखती हैं तो उसने सच में शर्ट नहीं पहनी होती हैं। और जब उसकी नजर आदर्श के सीने से होते हुए उसकी डाउन बॉडी पर जाती हैं, तो नियति की चीख निकल जाती है और वो जल्दी से पलटकर अपनी आंखें बंद कर बोली, छी आदर्श जी, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती, आप ऐसे कैसे बाहर आ सकते हो? आपको जरा सी भी अकल नहीं है? अगर हमारे रूम में कोई आ जाता तो और कहीं बच्चे आपको ऐसे देख लेते तो क्या इज्जत रह जाती आपकी उनके सामने? और उनकी बात छोड़ो, आप हमारे सामने ही ऐसे कैसे आ सकते हो? बोल वो अपनी आंखें बंद किए ही होती हैं। और उसकी बातों को सुन आदर्श भी बोला, अच्छा और मैं जब से तुम्हें बोल रहा हूँ, मेरा टोवेल नीचे गिर गया, छोड़ो मुझे और कपड़े पहनने दो। पर तुम हो मेरी बात सुनना तो दूर, तुम तो मेरी बात समझ भी नहीं रही हो और अब ऐसे नाटक कर रही हो जैसे सारी गलती मेरी है। आदर्श की बात पर नियति भड़कते हुए बोली, हाँ आदर्श जी, सारी गलती आपकी ही है, हमने तो नहीं बोले आपको, आप ऐसे ही नंगे पुंगे बाहर आ जाओ और ऐसे ही पूरे कमरे में घूमो। अरे बाथरूम से बाहर आने के पहले आप कपड़े तो पहन लिए होते, किसने कहा आपको ऐसे नंगे ही बाहर आने के लिए? बोल वो गुस्से में अपना एक पैर पटकने लगती हैं। मगर अभी तक उसने एक बार भी पलटकर आदर्श की तरफ नहीं देखी थी। उसे अपने तरफ पिटकर ही देख आदर्श बोला, ओ हलो, मैं कोई नंगा बाहर नहीं आया था, मैंने टोवेल लपेटा था। पर तुम्हारे ऐसे गले लगने से वो झुककर नीचे गिर गया तो उसमें मैं क्या करूं? बोल वो नियति के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो नियति को आंखें बंद करने के कारण पता ही नहीं चलता। आदर्श की बात सुन नियति बोली, हाँ तो आदर्श जी, क्या आप अंदर से कुछ पहन नहीं सकते थे? आपको क्या जरूरत होती है ऐसे ही बाहर आने की? नियति की इस बात पर आदर्श चिढ़कर बोला, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम बाथरूम से पूरे कपड़े पहनकर बाहर आती हो। तुम भी तो आधे अधूरे ही कपड़े पहनकर बाहर आती हो। बोल वो हंसने लगता है और उसकी हंसी की आवाज सुन नियति चिल्लाकर बोली, आदर्श जी जाओ और पहले आप कपड़े पहनो, नहीं तो हम आपको ऐसे ही बाहर फेंक देंगे। बोल वो हल्के से अपनी एक आंख खोल देखती है और आदर्श को अपने सामने देख वो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर बोली, आदर्श जी, आपको ना जरा सी भी शर्म नहीं आती? आप हमारे सामने आकर क्यों खड़े हो? जाओ और जाकर कपड़े पहनो। नियति की बात सुन आदर्श को शरारत सूझती है और वो उसी शरारत भरे अंदाज में बोला, नियति तुम ये क्या कर रही हो? अपनी आंखें खोलो और देखो मुझे, मैं तुम्हारा ही पति हूँ, किसी पड़ोस वाली का नहीं जो तुम ऐसे अपनी आंखें बंद किए हो। बोलते हुए ही वो अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देता है। उद्धरण चिन्ह। नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठी पीहू अपने एक हाथ को गाल पर रखे कब से ऊपर कमरे की तरफ ही देख रही होती हैं और उसे ऐसे देखते देख मिताली बोली, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? अपनी दादी की बात सुन पीहू बोली, दादी लगता है मोम डेर फिर से झगड़ रहे हैं, तभी तो वो अभी तक नीचे नहीं आए। चलो ना दादी हम भी चलते हैं, मुझे लगता है हमें कुछ भी मिस नहीं करना चाहिए। पीहू की बात सुन मिताली बोली, नहीं पीहू बेटा, हम नहीं जा सकते, और क्या पता आपके मोम डेर झगड़ ही रहे हैं।
ऐसा भी तो हो सकता है आपके मोम डैड कोई बात करते हो इसलिए उन्हें इतना समय लग रहा है। मुझे लगता है हमें नाश्ता कर लेना चाहिए, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। इस पर पीहू बोली, ठीक है दादी, जब मोम डैड आएंगे तब वो दोनों खा लेंगे। अभी आप में और अंश हम तीनों की नाश्ता कर लेते हैं। बोल बो अंश को देख बोली, अंश तुम जल्दी से बड़े हो जाओ ताकि मोम को ज्यादा परेशान ना होना पड़े। अपनी दीदी की बात सुन अंश अपने दोनों हाथों से ताली बजा जोर से आवाज निकाल हंसने लगता है, जिसे ऐसे हंसते देख दोनों भी मुस्कुरा देते हैं। उद्धरण चिन्ह, वो बातें कर ही रहे होते हैं। उतने में ही वहाँ पर एक गार्ड बाहर से भागते हुए अंदर आकर बोला, मैडम मैडम, वो बाहर कुछ मीडिया रिपोर्टर और कुछ लोग आए हैं और उनके साथ ही वो टीवी एक्ट्रेस मोनिका भी आई है, जो बाहर खड़ी होकर तमाशा कर रही हैं। हम सब उन्हें रोकने की और यहाँ से भेजने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर वो है सुनने का नाम ही नहीं ले रहे। बोल वो थोड़ा परेशान दिखाई देने लगता है और उसकी बात सुन मिताली को समझ नहीं आता वो इस मोनिका नाम की चुड़ैल से कैसे पीछा छुड़ाए अपने बच्चों का। साथ ही उसे अब काफी ज्यादा गुस्सा भी आने लगता है उस मोनिका की बच्ची पर। वो अपने गार्ड से बोली, ठीक है चलो मैं आती हूँ। बोल वो भी जाने लगती हैं। अपनी दादी को बाहर जाते देख और गार्ड की बात सुन पीहू को समझ नहीं आता इतने सारे लोग उनके घर पर आकर तमाशा क्यों कर रहे हैं और ये मोनिका चुड़ैल कौन है। वो अपनी दादी से कुछ भी नहीं बोलती हैं। पीहू तो बस अपने मोम डैड के रूम की तरफ बढ़ जाती हैं और जब वो रूम के बाहर जाती है तो रूम को लोग देख उसे खटखटाने लगती हैं और जोर से चिल्ला कर बोली, मोम डैड डोर खोलो। बोल वो उसे पिटने लगती हैं और अंदर नियति और आदर्श दोनों की ही बहस चालू होती है। पर जैसे ही वो दोनों पीहू की आवाज सुनते हैं, दोनों ही डोर की तरफ देखते हैं और पीहू को ऐसे डोर पिटते देख नियति खुद से बोली, पीहू इस तरह डोर क्यों पिट रही हैं? वो तो ऐसा कभी भी नहीं करती हैं। जिसे सुन आदर्श बोला, रुको मैं देखता हूँ। बोल वो आगे बढ़ जाता है और नियति उसे बोली, आदर्श जी कपड़े तो। बोलते हुए ही वो रुक जाती हैं और आदर्श को गुस्से से घूर कर देखने लगती हैं क्योंकि आदर्श ने कपड़े पहन चुके थे और इतनी देर से नियति यही समझ रही थी उसने कपड़े ही नहीं पहने। तभी पीहू अपनी स्वीट और प्यारी सी आवाज में बोली, मोम डैड जल्दी से बाहर चलो। गार्ड अंकल ने दादी से बोला है बाहर कुछ मीडिया रिपोर्टर आए हुए हैं और साथ ही कोई मोनिका भी जो बाहर तमाशा कर रही है। बोल वो उन दोनों को ही देखने लगती हैं और अपनी बेटी की बात सुन नियति और आदर्श दोनों भी एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी पीहू बोली, मोम डैड चलो ना बाहर, पता नहीं क्या हो रहा होगा। बोल वो आदर्श का हाथ पकड़ उसे बाहर की तरफ ले जाने लगती हैं और ये देख नियति भी कमरे से बाहर जाने लगती हैं। तो आदर्श बोला, नियति तुम यही रहो, मैं देखता हूँ बाहर क्या हो रहा। इस पर नियति बोली, नहीं आदर्श जी, हम भी आपके साथ बाहर चलेंगे, हम भी देखना चाहते हैं वो औरत कितनी नीचे गिर सकती है। बोल वो बाहर निकल जाती है। ये देख आदर्श कुछ भी नहीं बोलता है, वो बस अपनी बीवी के पीछे ही अपनी बेटी को लिए चलता है। गेट के बाहर कुछ मीडिया रिपोर्टर जिन्हें मोनिका ने पैसे दिए होती हैं यहाँ आने के लिए, और कुछ मोनिका के फैंस होते हैं जो गेट के बाहर खड़े होकर बोल रहे होते हैं, अपनी मनमानी बंद करो और एक माँ को उसकी बेटी वापस करो। बोल वो सभी चिल्ला चिल्ला कर नारे लगाए जा रहे होते हैं, जिन्हें ऐसे देख मिताली बोली, बंद करो तुम सब ये तमाशा करना, और इस तरह किसी के घर आकर कौन ऐसे तमाशा करता है जो तुम सभी इस तरह मेरे घर आकर तमाशा कर रहे हो। इस पर एक रिपोर्टर अपने हाथ में माइक लेकर बोला, मिसेज राजपूत हमने सुना है मिस मोनिका आपकी बहू और आपके बेटे की पत्नी है, तो आप कैसे एक बीबी के होते अपने बेटे के लिए दूसरी बीबी ला सकती है, और आप खुद भी एक माँ होकर किसी दूसरी माँ से उसके बच्चों को दूर कर सकती हो। बोल वो सभी उन्हें ही देखने लगते हैं और उस रिपोर्टर की बात सुन नियति बोली, किसने कहा ये मेरी बहू या मेरे बेटे की पत्नी है? आपके पास कोई सबूत है जिससे ये साबित हो सके ये लड़की मेरे बेटे की पत्नी और मेरी बहू है? साथ ही ये मेरी पोती की माँ है। बोल वो उसे अपनी खतरनाक नजरों से देखने लगती हैं, जिनकी नजरों को खुद पर महसूस कर वो रिपोर्टर एक पल के लिए डर जाता है।
तभी मोनिका का एक फैन बोला, मैडम आप लोग बड़े हो तो इसका मतलब ये नहीं आप किसी भी माँ से उसके बच्चों को छीनकर उसे उसके ही बच्चों से दूर कर दोगे। और पहली बीवी के होते हुए आप कैसे अपने बेटे की दूसरी शादी करवा सकती हो? और वो भी किसी गांव की लड़की से जो मिस मोनिका की तरह सुंदर होना तो दूर आपकी बहू कहलाने के भी काबिल ना हो, और आप कैसे किसी कम पढ़ी लिखी लड़की को ऐसे अपने बेटे की जिंदगी में आने दे सकती हैं? उस आदमी की बात सुन मिताली कुछ बोल पाती उससे पहले ही वहां पर नियति की आवाज सबके कानों में पड़ती है। उद्धरण चिन्ह। जो वहां मौजूद सभी लोगों को गुस्से में घूर कर देखते हुए बोली, किसने कहा हम पढ़े लिखे नहीं है? और किसने कहा हम हमारे पति के काबिल नहीं है? और किसने कहा कोई लड़की साड़ी या सूट पहनने पर गांव की गवार बन जाती हैं? बोलो जिसे जो भी बोलना है, हमसे बोलो, पर इस तरह तमाशा करना बंद करो। आप सबको ये शोभा नहीं देता अपना काम काज छोड़ किसी के घरों जाकर ऐसे तमाशा करना। बोल वो सबको देखने लगती हैं। और उसकी बात सुन सारे लोग उसे ही देखने लगते हैं।